नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी तक क्या चीज़ें पढ़ा, मैं आपको 5 मिनट में सारा कुछ रिवीजन कराता हूं। सबसे पहले हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, आखिर न्यूट्रिएंट्स की क्यों नीड होती है, यानी पोषक तत्व की क्या नीड होती है, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए। तो हमने आपको बताया कि जो आपकी डेवलपमेंट हुई है आपकी बॉडी की, या फिर जो आपकी ग्रोथ हुई है, साथ के साथ आपकी जो पूरी बॉडी या फिर बोला जाए तो जो ह्यूमन बींग्स जो मिलके बना होता है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती है तो वो टिश्यू का निर्माण करती है, और फिर जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिले तो आपका ऑर्गन यानी कि अंग, और फिर जब बहुत सारे अंग आपस में मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ह्यूमन बींग्स या फिर बोल सकते हैं एक एनिमल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपने कहा पूरा स्ट्रक्चर एक एनिमल या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो इसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या कहा? सेल यानी कि कोशिका। तो अगर आपने ये हाथ की बात की है, अगर इस हाथ से आपको कुछ भी चीज़ को उठाना है या लिखना है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, यानी ये हैंड क्या हो गया? आपका ऑर्गन हो गया। अब ये जो ऑर्गन है मेरे दोस्त, ठीक है, ये किससे मिलके बनी होगी? उत्तक से मिलके बनी होगी। और वो उत्तक किससे मिलके बना होगा? तो कोशिका से। तो यहाँ की जितनी भी सेल्स होंगे उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आपने जो न्यूट्रिएंट्स लिया है उससे इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो फिर जो आप न्यूट्रिएंट्स लिए उसको हमने कहा कि उसका क्लासिफिकेशन किया 3 भाग में। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कंप्लीट नोट्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आप खाते हैं उसका जो कार्य होता है, उस कार्य के दौरान हमने न्यूट्रिएंट्स को हमने 3 भाग में बांटा। एक हो गया आपका एनर्जी जिससे मिलती है, यानी कि वो पोषक तत्व या फिर जो आप खाते हैं जो फूड होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो होती है आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा। दूसरा हमने कहा कि बॉडी बिल्डिंग का जो निर्माण होते हैं यानी कि मसल्स की फॉर्मेशन, उसके लिए आपको क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, प्रोटीन की। और जो डिफेंसिव फूड होता है, जैसे कि आपको कहीं चोट घाट लग गया हो, या फिर कहीं से ब्लड निकल रहे हो, या फिर कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो उससे भी फाइट करने के लिए वो आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पता चल गया क्या क्या। एक तो वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जिससे आपको क्या मिली? एनर्जी मिली। वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो प्रोटीन थी उसने क्या किया? बॉडी बिल्डिंग का निर्माण किया। जो आप देख रहे होते जिम वगैरह जाते हो तो कई तरह के प्रोटीन उनको दिया जाता है, तो मसल्स फॉर्मेशन वगैरह में उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और तीसरा हमने न्यूट्रिएंट्स देखा मिनरल्स और विटामिन, जो डिफेंसिव फूड की तरह काम किया। ठीक है, तो ये जो हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे? तो फंक्शन के बेसिस पे, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाया उसने जो कार्य किया, एनर्जी दिया, बॉडी बिल्डिंग बनाया, डिफेंसिव फूड का काम किया, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 क्लासिफिकेशन किए। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स जो आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, ठीक है, यानी कि कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू जो यूज़ करते हैं आप, कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किसका आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूट्रिएंट्स को 2 भाग में बांटा। एक तो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो मतलब हो गया बहुल पोषक तत्व और माइक्रो हो गया अल्प पोषक तत्व। इसमें हमने देखा कि जिसमें क्या होगा? आपका कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे कहेंगे कार्बनिक यौगिक, और इसे कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। इसका हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया कि जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, फैट, प्रोटीन, विटामिन सी, मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स में खास करके कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटासियम और क्लोरीन था, और विटामिन सी था। ये आपके मैक्रो यानी कि अधिक मात्रा में लेते हैं, और ये कम मात्रा में था वाटर, मिनरल्स और विटामिन। एक हमने आपको डाउट भी क्लियर किया कि आप सोच रहे होते कि सर वाटर तो हम लोग बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, लेकिन देखिए वाटर जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसकी मात्रा बहुत ही कम प्रेजेंट होती है आपकी वाटर में, इसलिए वो जो हमारे बॉडी में जा रहा था वो काफ़ी कम मात्रा में जाती है, इसलिए हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको क्लासिफिकेशन स्टार्ट की एक एक करके। कार्बोहाइड्रेट के बारे जाना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कुछ नहीं, मैंने कहा कि जो शुगर होता है, जो शर्करा होती है, ठीक है ना, इसका सामान्य नेम क्या था? शुगर था, फॉर्मूला हमने बताया। तो फिर कार्बोहाइड्रेट हमने ये बताया। अब हम आ रहे हैं अपने क्लास के ऊपर, आज 5 मिनट अब होने वाला भी, हम रिवाइज भी कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या किया? जो आपका शुगर जो कॉमन नेम है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया? उसका क्लासिफिकेशन किया किस भाग में? 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया। किस बेसिस पे? तो नंबर ऑफ शुगर, यानी कि शुगर की यूनिट कितनी प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया। जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड, यानी कि शुगर यूनिट, कितनी शुगर प्रेजेंट होगी कार्बोहाइड्रेट में, उस बेसिस पे हमने 3 भाग में कैटेगराइज किया। एक आपका मोनोसेक्राइड,
देखिए मोनो मतलब एक, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी कि एक शुगर जिसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, यानी कि मोनोसेक्राइड के अंदर जो एग्जाम्पल आएगी, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा, अभी ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है, ये सारे जो अभी मैंने आपको नाम लिए, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, राइबोज का, ये सारे सारे मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। मतलब अगर आपने ग्लूकोज खाया ना तो वो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड का मतलब क्या, कि मोनोसेक्राइड का मतलब ये बता रहा है कि मोनो मतलब एक और सेक्राइड मतलब ग्लूकोज, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो आपने ग्लूकोज खाया है उस ग्लूकोज में शुगर की संख्या कितनी, एक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड। अगर अगर मैं बोलूं एक शुगर है तो उसका डाइजेशन बहुत ही फास्ट होगा। अब दूसरा हमने देखा ओलिगोसेक्राइड, यानी कि ओलिगो मतलब शुगर की संख्या 2 से लेकर 10, ठीक है ना। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है, जैसे कि आपने खा लिया है लैक्टोज, ठीक है, या फिर आपने खा लिया है रेफिनोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज, तो वो आपके होते हैं ओलिगोसेक्राइड, जिसमें दो या दो से ज्यादा शुगर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 शुगर है या 3 होंगे या 4 या एटलीस्ट 10 तक शुगर होंगे। तो अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट आपने अगर खाया है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों सबसे पहले कौन सबसे पहले डाइजेस्ट होगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ एक ही शुगर है तो सबसे पहले ये डाइजेशन होगा, तो सबसे पहले इंस्टेंटली हमें एनर्जी भी इससे मिलेगी, ठीक है, कंपैरेटिवली ओलिगोसेक्राइड से। और पॉलीसेक्राइड में ये बोला जाता है कि पॉली मतलब बहुत और सेक्राइड मतलब ग्लूकोज, यानी कि नंबर ऑफ ग्लूकोज की संख्या 10 से ज्यादा इंफिनिटी एन नंबर ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जटिल अवस्था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि इसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन या फिर पाचन होने में या एनर्जी मिलने में हमें क्या मिलेगी, टाइम लगेगी, ठीक है भाई। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था, हमने मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लिया है, देखिए उसके बाद ओलिगोसेक्राइड कंप्लीट कर लिया। मोनोसेक्राइड में हमने क्या देखा, आपका ग्लूकोज देखा भाई, फ्रुक्टोज देखा, और आपका मैंने क्या बताया, ग्लैक्टोज बताया, और राइबोज, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओलिगोसेक्राइड में हमने क्या देखा, आपका सुक्रोज देखा, जो सुक्रोज कौन क्या था आपका ओलिगोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड, यानी कि 2 शुगर था, कौन कौन सा, तो एक ग्लूकोज था सुक्रोज में, और क्या था, एक फ्रुक्टोज था, ठीक है। फिर लैक्टोज बात की, जिसमें आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रेजेंट था, और फिर हमने आपको बताया था माल्टोज, जिसमें क्या प्रेजेंट था, ग्लूकोज, दोनों जो शुगर थे ग्लूकोज के ही थे। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे अगर पॉलीसेक्राइड अगर बोल रहे होंगे तो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और कि देखिए 15 अगस्त का ये ऑफर है अभी साइंस के बैच में भी, ठीक है ना, तो जरूर से एनरोलमेंट ले लीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट के साथ आप बहुत सारे एग्जामिनेशन को साइंस में आप फ्री हो सकते हैं। आप बिल्कुल आप अपने दोस्तों तक भी चीज़ों को जरूर बताइएगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे पॉलीसेक्राइड की, और ये सब सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, आपको लिखना कुछ भी नहीं होगा। देखिए बात करते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब कितनी शुगर की संख्या होगी, ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है किस बेसिस पे, शुगर की यूनिट के बेसिस पे। तो अगर हम पॉली कर रहे हैं यानी कि शुगर की संख्या 10 से ज्यादा होगी, या एन नंबर ऑफ क्या होगी, शुगर होगी, सेक्राइड मतलब शुगर। तो 10 से अधिक अगर शुगर होगा, ठीक है ना, 10 से अधिक शुगर, शुगर मतलब, अच्छा वो जो शुगर जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे होंगे, मोनोसेक्राइड होंगे, यानी कि एक सेक्राइड होगा। अब एक सेक्राइड यानी कि क्या होगा, ग्लूकोज हो सकता है वो आपका, ठीक है, या फ्रुक्टोज हो सकता है आपका, या फिर आपका क्या हो सकता है, आपका गैलेक्टोज हो सकता है। तो जैसे मैं पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स, ये एक्स मैंने खाया है कार्बोहाइड्रेट जो आपका पॉलीसेक्राइड है, यानी इस एक्स कार्बोहाइड्रेट में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए पॉलीसेक्राइड का है एक एग्जांपल मैंने लिया है भाई एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है आपका पॉलीसेक्राइड है, ठीक है ना, यानी कि बहु शुगर, आप बहु सेक्राइड बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या होगा, मैं आपको यहाँ बोल सकता हूँ 10 या 10 से ज़्यादा, यानी कि n नंबर्स ऑफ आपके शुगर प्रेजेंट होंगे। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है आपका 7 ग्लूकोज है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पर आपका फ्रुक्टोज की संख्या 6 है, और यहाँ मैंने कह दिया कि गैलेक्टोज की जो संख्या है वो 5 है। तो कितना हो गया, 7 6 13 13 5 18। तो 18 शुगर की संख्या कितनी हो गई, 18, यानी 10 से ज़्यादा हो गया शुगर की संख्या, तो ये क्या हो गया आपका पॉलीसेक्राइड। अब ये बताइए ये जो ग्लूकोज था ये कैसा ग्लूकोज था, मतलब कैसा कार्बोहाइड्रेट था, मोनोसेक्राइड था कि नहीं। ये फ्रुक्टोज कैसा था, मोनोसेक्राइड था, और ये कैसा था, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड मिल करके क्या बनाया आपका पॉलीसेक्राइड। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है आपका कि 10 से अधिक शुगर आपके क्या होंगे, प्रेजेंट हो गए। अगर ये आपको नहीं भी होगा तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। मोर देन 10 शुगर इज प्रेजेंट किसमें, पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका होगा वो होगा आपका सेल्यूलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन आपका सवाल बना हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं। तो सेल्यूलोज से सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना,
सेल्यूलोज, अच्छा अब इससे पहले मैं आपको सेल्यूलोज के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊं पॉलीमर के बारे में, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक यहाँ पे जैसे ईंट का फॉर्मेशन मैंने केमिस्ट्री में बताया है, ठीक है। ये एक ईंट है, ठीक है, ये ईंट है और ये आपका क्या है, एक वाल है, ठीक है। इस प्रकार से वाल है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, वाल बहुत सारे क्या होंगे, ईंट यानी कि ब्रिक्स मिल करके बने होंगे। तो ये जो आपके ब्रिक्स हैं, ये बहुत सारे ब्रिक्स मिल करके क्या बनाया आपका, ये वाल बनाया, ठीक है। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए तो ये क्या हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक वर्ड अभी आपको यहां मिलेगा देखने को, क्या कि पॉलीमर, ठीक है ना, पॉलीमर। पॉलीमर का हिंदी होता है आपका बहुलक। बहुलक मतलब यानी कि पॉलीमर मतलब क्या, कि जो चीज बार बार जुड़े उसे ही क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। मतलब कि सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज जो होता है पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज। यानी कि जो सेल्यूलोज बना हुआ है बहुत सारे n नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज। देखिए अगर एग्जामिनेशन में ग्लूकोज में भी अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफाई करके कौन सा, तो बीटा ग्लूकोज n नंबर्स में जब मिलते हैं या जुड़ते हैं तब आपका सेल्यूलोज बनता है। तो ये क्या है, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। ये पॉलीमर हमने क्यों कहा, यानी कि ये जो आप ईंट है ना, बहुत सारे ईंट मिल करके ये आपका सेल्यूलोज बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो सेल्यूलोज जो बना है बहुत सारे किससे मिलकर बने हैं, n नंबर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। तो जो बहुत चीज़ों से या फिर जो चीज़ बार बार जुड़े उसे ही क्या नाम देते हैं, पॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या हो जाएगा, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब उसी प्रकार जो एक सिंगल यूनिट जो था, या फिर बोल सकते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, इसे हम नाम देते हैं मोनोमर का, ठीक है ना, मोनोमर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो सेल्यूलोज है किसका पॉलीमर है, वो ग्लूकोज का है। यानी कि जो सेल्यूलोज बना है, सेल्यूलोज क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है ना। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है कि इसमें जो आप सेल्यूलोज अगर खा रहे हैं, अच्छा आप सेल्यूलोज कैसे खाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपने सेल्यूलोज खाया है इट मीन्स ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है मतलब इसमें शुगर की संख्या कितनी होगी, 10 से ज़्यादा होगी। तो उसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट है, तो वो ग्लूकोज या फिर बोल सकते हैं बीटा ग्लूकोज, यानी कि वो n नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आप नहीं बता सकते कितने नंबर में, लेकिन 10 से ज़्यादा होंगे। और मोनोमर का मतलब मैंने क्या बताया, जो सिंगल जो ग्लूकोज होगा उसे, यानी कि उस ग्लूकोज से मिल करके बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके आपका क्या बनाया, सेल्यूलोज बनाया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना है कि जो इसका अदर नेम जो बोला जाता है सेल्यूलोज को, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट कार्बोहाइड्रेट, या बोला जाता है पादप कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। देखिए भाई पहला चीज आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछा जाएगा कि सेल्यूलोज जो है पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज इसमें क्या होते हैं, n नंबर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज में। प्लांट कार्बोहाइड्रेट यानी कि पादप कार्बोहाइड्रेट नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि समझिए देखिए प्लांट या फिर एनिमल्स, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जीवित जीव होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से या फिर कोशिका से मिलके बनी होती है। तो वो जो सेल है ना, उस सेल को रक्षा प्रदान करने के लिए, अब जैसे कि आपका घर है तो आपके घर को रक्षा प्रदान के लिए आपने क्या किया है, एक बाउंड्री दे दिया। जैसे कि ये आपके घर है भाई, ठीक है, तो इस घर को हमने क्या किया, चारों तरफ से बाउंड्री से घेर देते हैं और ये एक दरवाजा रहता है मेन गेट। उसी प्रकार ये आपकी क्या है, सेल है, और इस सेल को रक्षा प्रदान के लिए एक होता है सेल वाल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन भी। तो वो सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझिए सेल वाल का मतलब क्या है कि जो प्लांट भी किससे मिलकर बनी होगी, छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होगी। तो उस प्लांट की जो कोशिका है यानी कि जो सेल है उसको रक्षा प्रदान कर रहा होता है सेल वाल। तो ये जो सेल वाल जो बना होता है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट का जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, तो सेल वाल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है ना। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल को हिंदी में कहेंगे कोशिका भित्ति या फिर बोल सकते हैं कोशिका दीवार, वो किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए प्लांट, अब प्लांट इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कोई भी कि सेल्यूलोज को क्यों प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्योंकि प्लांट से ही आपको ये मेनली जो सेल्यूलोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट, ये मिलती है प्लांट से ही, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्लांट कार्बोहाइड्रेट या फिर पादप कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट की जो सेल वाल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब देखिए पूरे कार्बोहाइड्रेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रकृति में मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो ये आपका सेल्यूलोज है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट का सेल वाल इससे बने और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा प्लांट प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट आपको मिलेगा, तो वो आपका सेल्यूलोज ही होगा। अब इस सेल्यूलोज का यूज हम कहाँ करते हैं, जो पेपर इंडस्ट्री में, पेपर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं इस सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा कई पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है पेपर, तो उस पेपर को उस पेड़ से बनाया जा रहा है, यानी कि उस प्लांट में क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, सिंपल सी बात है।
आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे, देखिए रायन एक क्लोथ होता है, यानी कि रेशेदार उसमें क्या होता है ना, रेशेदार उसमें जो आपका यूज़ किया जाता है, जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़े का निर्माण आपका इसी सेल्यूलोज से ही होता है। इसलिए इसका यूज़ आर्टिफिशियल फाइबर भी ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री में भी बोल सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। दूसरा, मेडिकल लाइन में यानी कि फार्मा इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी डाइजेस्टिव पाउडर है, यानी कि जो पाचक चूर्ण आप जो खाते हैं, पेट सफा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, रीज़न क्या होता है ना कि ये जो आपका सेल्यूलोज जो आप पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इसकी जो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो रेशेदार होती है, ठीक है ना। रेशेदार होने के कारण ये क्या होता है, ये आपका जो सेल्यूलोज आप जो कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं, ये हमारे बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता, कोई भी ऑर्गन नहीं है जो उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो डाइजेशन करने में जो हेल्प करता है कौन, तो अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा। लेकिन ये अपेंडिक्स हम लोगों के अंदर में क्या है, एक वेस्टिजल ऑर्गन है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। तो जिसके कारण जो आप सेल्यूलोज खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करता, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है रेशेदार होती है। तो अब क्या होता है कि अगर आपने कुछ खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, या फिर आपके मतलब कि पेट साफ नहीं है, ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव चूर्ण जो लेते हैं या पाउडर लेते हैं, ये जो बनाया जाता है आपका इसी सेल्यूलोज से। तो इस सेल्यूलोज से बनाने के मतलब ये कि आपने जब ये चूर्ण लिया, पाउडर लिया, तो आपके बॉडी में ये रेशेदार का फॉर्मेशन करती है, और जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर प्रोडक्ट होते हैं आपके पेट में, स्टमक में, बॉडी में, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है ना, जिससे फिर अगले दिन आपको काफ़ी फ्रेशनेस फील होता है। तो रीज़न यही है, समझ में आ गया क्यों मेडिकल फील्ड में, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव पाउडर के रूप में। डाइजेस्टिव पाउडर को बनाने में, पाचक चूर्ण बनाने में सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री में मोस्ट अबंडेंट, सबसे अधिक नेचर में पाया जाने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सेल्यूलोज कहेंगे। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि सेल्यूलोज क्या होता है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और इसे हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि सेल वाल बना होता है सेल्यूलोज से ही, ठीक है। इतना दूर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई। और सेल्यूलोज किसमें, एन नंबर्स ऑफ एन बीटा ग्लूकोज बोल सकते हैं, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च पे, ठीक है। देखिए, अगर हम स्टार्च की अगर बात कर ले तो स्टार्च जो होता है, एक चीज़ आप ये समझिए सबसे पहले कि देखिए, आप सभी ने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना। क्यों किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्लांट के द्वारा, रीजन यही है कि अपना खाना बनाती है प्लांट, ठीक है। अब वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से लेती है, वाटर अपने रूट से, ठीक है ना, ले लेती है, मिट्टी सॉइल से, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे ये अपना क्या बनता है, अपना भोजन बनाती है ग्लूकोज, और साथ के साथ ऑक्सीजन रिलीज करती है जिसको हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वायुमंडल में जाती है जिसको प्लांट फिर से लेती है। इसीलिए अगर ये क्रिया बंद हो जाए, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाए, सनलाइट आना बंद हो जाए, तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही ये रिलीज नहीं करेगी, और अगर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगी तो फिर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस दौरान प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। अब सिंपल सी बात है भाई, अब फिक्स रेट में तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करते, कभी कभी ये अधिक मात्रा में भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जितना इनको चाहिए उतना डाइजेशन में करते हैं, अपने पेट भर लिए। अब वो बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो इन्होंने बनाया फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस ग्लूकोज को ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो ग्लूकोज को स्टोर जो करते हैं ना, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ना जाने कितने बार ये सवाल और आपके पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो पूछा जाता है कि जो स्टोरेज फूड जो होता है प्लांट में, देखिए दो चीज मैं बोला, एक तो स्टोरेज फूड, या बोल देगा आपसे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्लांट का क्या होता है। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है, ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज, यहाँ बहुत सारे ग्लूकोज है, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज है, इसीलिए पॉलीसेकेराइड के अंदर आया, और ये जो स्टोर हुआ है ये ग्लूकोज किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट का अगर पूछ लिया जाए, जो आपसे पूछेगा एग्जाम में इस प्रकार से कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करती है वो किस फॉर्म में, ठीक है ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, तो आप बोलेंगे स्टार्च। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो स्टोरेज फूड होता है प्लांट में, वो अब देखिए कभी जैसे बरसात के मौसम में अगर धूप नहीं निकली है, तो अब ये प्लांट कहाँ से भोजन लाएगी, प्लांट तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, तो वो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज बनाई है जो उसको स्टोर करके रखी है स्टार्च के फॉर्म में, उस स्टार्च से इस प्लांट को क्या होती है, फिर एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो अगले 2, 4, 5 दिन तक अगर धूप नहीं भी निकलती है तो भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। रीजन क्या है कि इन्होंने अपने ग्लूकोज को स्टोर कर लिया था स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक आगे चलिए, तीसरा जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो आपका काइटिन, या फिर इसे चिटिन भी बोल सकते हैं, जो भी है।
तो ये आपका जो इंसेक्ट आप जितने भी देख रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े या फिर तेलचट्टा वगैरह, कॉकरोच वगैरह का जो अपर लेयर जो देख रहे होते हैं ना, उसकी जो ऊपरी वाली जो परत होती है या जो स्किन बोल सकते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो इसी काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके अलावा जितने भी फंजाई हैं यानी कि कवक है, उसकी भी जो सेल वाल बनी होती है काइटिन की बनी होती है। सेल वाल बोले तो समझ में आ रहा है। फंजाई क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे मिलकर बनी होगी? सेल से बनी होगी। और उसकी सेल की रक्षा के लिए क्या होगा? एक सेल वाल होगा। वो किसके बनी होगी? तो काइटिन की बनी होगी। तो दो चीज आपको याद अभी कर लेना है इतने देर तक। क्या क्या? तो सेल वाल से रिलेटेड क्या क्या? दो चीज। अभी हम लोग सेल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज आएगा कि प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। और फंजाई का सेल वाल किससे बना होता है? चाइटिन के। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि फंजाई ना दे करके इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, मशरूम, ठीक है। मशरूम जो आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, तो इस मशरूम का सेल वाल किससे बना होगा? तो चाइटिन या फिर काइटिन की बनी होगी। किस कार्बोहाइड्रेट की? तो काइटिन की भी। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि मशरूम जो होता है ये फंजाई ही होता है। फंजाई मतलब समझ रहे हैं, जो नमी जहां भी मिल जाए उसको, तो वहां पर जो प्लांट निकल जाता है ना, उसे ही कहते हैं हम लोग फंजाई या कवक कहते हैं, ठीक है ना। जहां पे भी नमी की मात्रा मिल जाती है, वो उग जाती है वो प्लांट, उसे हम कहते हैं क्या? फंजाई। अगले पार्ट में आते हैं पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल जो है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन जो कार्बोहाइड्रेट कैसा है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए, अब एनिमल्स में की अगर बात किया जाए तो आपने क्या किया भाई? आप फास्टिंग किए होते हैं, ठीक है ना। फास्टिंग करने के दौरान भी आपको कुछ नहीं होता, आपको एनर्जी इतना तो है कि हल्की फुल्की एनर्जी मिल रही होती है। तो वो कैसे? आपने कार्बोहाइड्रेट तो लिया नहीं, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है? ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, ये कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिली है भाई? तो सिंपल सी बात है, आपने क्या खाया होगा? स्टार्च लिया होगा। देखिए अभी हमने जो खत्म किया अभी स्टार्च, इसमें और भी चीज़ें मैं बताऊं। देखिए हमने क्या कहा कि जो प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या स्टोरेज फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में होता है। यानी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, रोटे खा रहे हैं आप या चावल खा रहे हैं, गन्ना हो गया, धान, ये सभी क्या प्लांट है। आलू खा रही है, ये सभी प्लांट है। तो ये जो आप खा रहे हो ना प्लांट, सॉरी जो आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हैं, तो एक्चुअली आप में वहाँ पे आप जो उसको खा रहे हो उसमें आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, कौन सा? तो आप कहेंगे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मिल रहा। समझे आप? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में आता है, ठीक है। इसको खाने के दौरान, इसको खाने के दौरान मतलब जो आप चावल खाएं, रोटी खाएं या प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें खाएं, उससे आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला? आलू खाए तो आलू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। तो ये आपके बॉडी में मिलता है हमारा। तो मोस्टली अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि जो ह्यूमन बींग्स ईडिबल यानी कि खाते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो आप क्या कहिएगा? स्टार्च ही कहते हैं। तो अब देखिए ग्लाइकोजन क्या हुआ है यहाँ पे। ग्लाइकोजन से भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका तो एक नाम ये याद रखिए कि इसको कहा जाता है एनिमल कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? स्टार्च। क्यों? क्योंकि स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। उसी प्रकार जो एनिमल्स है यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना, यानी हम और आप एनिमल ही है, ठीक है ना। जब हम किंगडम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसमें आपको बताएंगे कि जो एनिमल्स होते हैं या हम जो आप हैं, हम और आप जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं ना, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसीलिए इस ग्लाइकोजेन को हम लोग क्या नाम दिए हैं? एनिमल कार्बोहाइड्रेट, या फिर कहते हैं जंतुओं में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि आपने रोटी खा लिया, ठीक है, या चावल खाया, ठीक, तो आपने रोटी चावल जो खाए हैं वो सारे के सारे क्या हुए? डाइजेस्ट हुए। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है भाई? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब सारा का सारा ग्लूकोज तो आपका बॉडी में यूज़ नहीं हो जाएगा एनर्जी के लिए, ठीक है। कुछ ग्लूकोज एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा आपने खाया, कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी में आ गया, तब वो ग्लूकोज क्या हुआ? स्टोर हुआ। वो जो ग्लूकोज स्टोर हुआ किस फॉर्म में स्टोर हुआ? तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर हुआ। और प्लांट में वही ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हुआ? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? इसीलिए आपसे पूछता है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, यानी कि जंतु में जो संचित होता है कार्बोहाइड्रेट वो किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, संचित होता है किस फॉर्म में? तो आप कहेंगे स्टार्च फॉर्म में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपसे ये भी पूछता है कि जो ग्लाइकोजेन जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में कहाँ पे? तो यकृत यानी कि लीवर में, ठीक है ना। ये भी आपका एग्जाम में पूछा है भाई, रेलवे वगैरह में। ग्लाइकोजेन आर स्टोर इन आवर लीवर, यकृत में हमारा स्टोर होता है। नेक्स्ट जो पॉलीसेकेराइड है और अंतिम है हेपेरिन, ठीक है ना। हेपेरिन आपने नाम भी सुना होगा, एंटी क्लोटिंग एजेंट कहते हैं। एंटी क्लोटिंग, एंटी मतलब अपोजिट, क्लोटिंग मतलब क्लॉट करना, क्लॉट करने के जस्ट अपोजिट काम करता है। यानी कि जो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, हाँ, उसको क्लॉट नहीं होने देता, उसके एंटी में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमने से इसको क्या करता है? रोकता है, उसको जमने नहीं देता, ठीक है।
और ये कहाँ से हमारे बॉडी में रिलीज होता है, तो लीवर से रिलीज होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे 3-4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलीसेकेराइड के बारे में अब आपने पूरा समझ लिया, तो यहाँ से सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, जो पॉलीसेकेराइड है ऑल्सो यूज एज ए स्ट्रक्चर यूनिट। देखिए इसका मतलब समझिए, मैंने बहुत इसलिए डिटेल समझाया इसी चीज के लिए। यहाँ लिखा है कि संरचनात्मक इकाई के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। क्यों? देखिए संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो पॉलीसेकेराइड आपने पढ़ा, क्या क्या आपने पढ़ा भाई पॉलीसेकेराइड में, हेपरिन आपने पढ़ा, ग्लाइकोजेन आपने पढ़ा, स्टार्च आपने पढ़ा, काइटिन आपने पढ़ा, सेल्यूलोज आपने पढ़ा। तो आपने क्या देखा कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना, सेल्यूलोज से बना, ठीक है। फंजाई का सेल वॉल किससे बना है, काइटिन का बना है। यानी कि जो आपकी प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, सेल के बाहर क्या कर रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल वे में काम कर रहा है कि नहीं, संरचनात्मक इकाई के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड का। यही चीज लिखा गया है कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में हम पॉलीसेकेराइड का यूज करते हैं, यानी कि संरचनात्मक इकाई के रूप में भी यूज किया जाता है पॉलीसेकेराइड का, ठीक। जैसे कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। दूसरा, सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन अर्थ क्रस्ट में। देखिए दो चीज हमने बताया, मोस्ट अबंडेंट क्या, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया सेल्यूलोज के बारे में दोस्त, ठीक है, कि नेचर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा, सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि सेल वॉल प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज से ही। तो ये समझ में आया स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि संरचनात्मक इकाई, क्योंकि ये एक संरचना प्रोवाइड कर रही है। जैसे मशरूम हो गया, जितने फंजाई हो गए या प्लांट हो गया, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रक्चर मतलब आपका बॉडी का जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो उस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है आपका पॉलीसेकेराइड, ये जो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, पॉलीसेकेराइड जो होता है आपका स्टोरेज फॉर्म में होता है। देखिए जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल्स का क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजेन क्या एक पॉलीसेकेराइड है, तो स्टोरेज फॉर्म में की तरह काम किया। उसी प्रकार प्लांट में भी मैंने बताया जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, सेल्यूलोज के फॉर्म में। तो सेल्यूलोज भी क्या है आपका पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड का 2 पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इसके रूप में यूज करते हैं। दूसरा हम लोग स्टोरेज के फॉर्म में यूज करते हैं। और अंतिम जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जटिल अवस्था होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है, एक जटिल अवस्था। रीजन, पॉली यानी कि 10 से ज़्यादा शुगर है, तो सिंपल सी बात है इसको डाइजेशन होने में भी क्या करेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप बात की जाए मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड किससे ज़्यादा एनर्जी तुरंत मिलेगी, तो आप कहेंगे मोनोसेकेराइड, क्योंकि एक शुगर है उसको डाइजेशन होने में कम टाइम लगेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा न्यूट्रिएंट्स। देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से खत्म कर दिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आप जहां से भी सवाल उठाइए, घटना चक्र का उठाइए, युद्ध का उठाइए, लूसेंट का उठाइए, सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, ये 110% की गारंटी है। फैट्स यानी कि वसा, इसको लिपिड्स भी कहते हैं। देखिए अगर बात की जाए जो आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, फास्टिंग के दौरान आपने क्या किया, रोटी नहीं खाया, इट मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं किया। कार्बोहाइड्रेट कैसे, क्योंकि रोटी इट मीन्स क्या है भाई, आप याद रखिए प्लांट, रोटी, गेहूं, धान, चावल, आलू प्लांट है इसलिए इसका मतलब क्या है कि प्लांट में जो फूड होता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को तो हम लोग ले रहे होते हैं। तो आपने स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो अगर आपने नहीं लिया तो आपको एनर्जी कैसे मिल रही होती, फास्टिंग के दौरान भी आप काम वाम कर रहे होते, बहुत ही आराम से रह लेते। तो रीजन क्या होता है ना, उस दौरान आपके बॉडी में जो फैट होता है, फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने कहा कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स का नाम कार्बोहाइड्रेट और फैट मैंने बताया भी था स्टार्टिंग डे में। तो इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। जब आप उपवास करते हैं तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो फैट से मिलती है। जब आप अगर 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो उससे आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की आपको पूर्ति होती है, यानी कि 1 ग्राम फैट में आपको 9.3 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। फैट किस चीज में हेल्प करती है, तो आपको मसल्स के फॉर्मेशन यानी कि मांसपेशियां बनाने में भी मदद करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम जो जाते हैं वो क्या करते हैं, फैट्स का सेवन करते हैं ताकि मांसपेशियां, मसल के फॉर्मेशन, सिक्स पैक्स हो गया, एप्स वगैरह हो गया ना भाई, एप्स वो बोलते हैं ना जो भी बॉडी में, उसको बनाने में फैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो फैट जो होता है हेल्प करता है मसल्स के फॉर्मेशन में भी। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट लिखा है कि फैट वर्क एज ए इंसुलेटर इन आवर बॉडी। देखिए इंसुलेटर का मतलब पहले समझिए क्या होता है, कुचालक। कुचालक का मतलब क्या, मैंने बताया बहुत बार फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ना तो हीट उष्मा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही धारा क्या होगी, ना तो आर होगी ना तो पार, यानी कि वहां पर एक्सचेंज नहीं हो पाएगी हीट और उष्मा की। जैसे ये जो आपका स्किन आप जो देख रहे हो, ये स्किन है, इस स्किन के अंदर क्या है आपका फैट है, ठीक है ना। तो ये जो फैट इसके अंदर है वो फैट क्या है आपका इंसुलेटर है, यानी क्या है आपका कुचालक है। तो वो फैट क्या करेगा ना,
आपकी बॉडी के जो तापमान को बाहर या फिर बाहर का हीट को आपके बॉडी के अंदर नहीं आने देता, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके या फिर उसको बोल सकते हैं नियत करके रखती है कौन, तो ये फैट। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि विच वन इज रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर या फिर ह्यूमन बींग्स बॉडी टेम्परेचर, आप क्या कहिएगा, फैट, ठीक है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर या हमारे शरीर के ताप को क्या करती है, नियत करती है। कुछ विटामिन है, एक तो विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी और तीसरा विटामिन ई और चौथा विटामिन के, जो ये आपके सॉल्युबल होते हैं हमारे फैट में। देखिए आपने विटामिन ए लिया, विटामिन डी लिया, विटामिन ई लिया, विटामिन के लिया, ठीक है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के तभी हमारे बॉडी में काम करेगा जब तक कि ये क्या हो जाए, सॉल्युबल ना हो जाए हमारे बॉडी में। और ये सॉल्युबल किस में होता है, तो फैट में भी होता है। फैट में भी एक कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है उसमें ही आपके विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के क्या होगा, स्टोर होगा। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई है, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई है तो अगर आप विटामिन ए लीजिएगा या विटामिन डी लीजिएगा या विटामिन ई लीजिएगा या विटामिन ए के लीजिएगा, ये क्रियात्मक यानी कि फंक्शन नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी में। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों विटामिन क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं आपके फैट में ही, तभी जाकर के ये सॉल्युबल होगा यानी कि घुलनशील होगा, तब जाकर के ये विटामिन अपना फंक्शन कर पा रही होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ बता दूँ, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, खास करके रेलवे में। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। 1 ग्राम फैट खाइएगा तो 9.1 से 9.3 अप्रॉक्स वैल्यू है, ये सब फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप वहाँ टिक करके आइएगा। 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए कि एनर्जी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी, तो फैट से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए दो चीज़, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे, फैट से मिल रहा है, देख सकते हैं। मोस्ट क्लोरीजेनिक न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा जिससे आपको मिलेगी। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसेक्राइड, ठीक है ना, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, क्या क्या, ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया था, फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल दिया था, गैलेक्टोज का एग्जाम्पल दिया था। क्योंकि क्या है, मोनोसेक्राइड यानी कि एक शुगर है, तुरंत डाइजेशन करेगा। लेकिन फैट्स की अगर बात किया जाए तो फैट्स को डाइजेशन होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। और अगर इसको टाइम लग रहा है यानी कि इसको एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करने में क्या करेगी, समय देगी। तो आपने जैसे फास्टिंग किया था, ठीक है, अब फास्टिंग करने के दौरान क्या हुआ, आपने उस दिन तो आज जैसे आपने फास्टिंग किया, कल आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आज आपने नहीं लिया, तो अब आपको कैसे एनर्जी मिल रही होगी, तो ये फैट आपको एनर्जी दे रहा होता है, जो आपके बॉडी में स्टोर हो रहा होता है, यानी कि स्टोर रहता भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। फैट अभी और भी आगे कंटिन्यू करना होगा, फैट्स में कुछ चीज़ें और फैक्ट इंपॉर्टेंट बचा हुआ फैक्ट, उसके बाद हम आपको प्रोटीन कराएंगे, विटामिन कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट और फैट, अभी आधा है, आधा और बचा हुआ है, कम से कम 20 मिनट का लेक्चर होगा।